नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। 2023 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है 4 राज्यों में जीत से, लेकिन बीजेपी उत्साहित है और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नजर राजस्थान पर है। 2 अप्रैल को जेपी नड्डा अपने मिशन का आगाज सवाई माधोपुर से करेंगे, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के मीणा बेल्ट को बीजेपी साधने में जुटी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मीणा बेल्ट में करारी हार मिली थी, लिहाजा इस बार बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान पर फोकस किया है। जेपी नड्डा के स्वागत में पूर्वी राजस्थान की झलक दिखेगी और मीणा समाज अपने पारंपरिक अंदाज में स्वागत करेगा। जेपी नड्डा बीजेपी अनुसूचित जनजाति विशिष्ट जनसम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इधर नड्डा के दौरे को लेकर सतीश पुनिया, चंद्रशेखर और जितेंद्र मीणा ने ग्राउंड पर रणनीति बनाई है। तो आज बात नड्डा के मीणा बेल्ट से बैलेट तक मंथन की। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान भी मौजूद है। चलिए बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं। अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन हर कोई तैयारी की बात जरूर कर रहा है, लेकिन बीजेपी जमीन पर काम करना शुरू कर चुकी है। अब जबकि जेपी नड्डा का ये दौरा है, साधने की कोशिश मीणा बेल्ट को। श्वेता जी, थोड़ा सा मैं इसका पूरे इतिहास के साथ आपको ये बताना चाहूँगा जी। आज़ादी के तुरंत बाद, चूंकि उस वक्त राजनीतिक दल कांग्रेस हुआ करता था एक, और उसने एक नैरेटिव सेट किया कि कांग्रेस ने आरक्षण दिया, जैसे कोई उन्होंने मर्जी के आधार पे अपनी जेब से निकाल के कुछ लॉलीपॉप दिया हो, ऐसा उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया। और साथ में उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन जनसंघ आरक्षण के विरोधी है। उस वक्त शिक्षा ज़्यादा हुआ नहीं करती थी, और शिक्षा के अभाव में कहें या ST SC के लोग थोड़े भोले भाले होते हैं, इसलिए इसका कारण से वो नैरेटिव उस वक्त उनके दिमाग में बैठ भी गया। परंतु जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, धीरे धीरे इस चीज़ में परिवर्तन आने लगा, और परिवर्तन इस कदर आया कि 2013 के अंदर राजस्थान की सारी SC बाहुल्य सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और 3-4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो ST बाहुल्य सारी सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और अभी हमें लेटेस्ट यूपी चुनाव में भी देखा किस प्रकार वहाँ के दलित वोटों का एक तरह से हमको आग बंद करके रुझान हमको मिला, हमारे को समर्थन मिला। उससे एक चीज़ बड़ी समझ में आ गई है कि आज जो ये वर्ग है ST SC, जिसको कांग्रेस ने हमेशा एक दया का पात्र बना के रखा, या जैसे कि कोई उनको रेवड़ी बांट रहे, इस प्रकार का एक माहौल बना के रखा, वो आज बहुत समझदार हो गया और वो आज इस बात को समझने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का भविष्य के लिए काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम 7 धर्म को लेकर काम करना चाहती है, और इसीलिए आज उनको भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा ट्रस्ट हुआ है। और मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में आगे काम करती रहेगी, निरंतर करती रहेगी। लेकिन साथ तो इन लोगों ने कांग्रेस का दिया था पिछली बार। अब भले ही अब बात या परिवर्तन की बात आप कह रहे हैं, क्या ज्योति खंडेलवाल जी भी साथ है? ज्योति जी, किस तरह से इस दौरे को देखती है? क्योंकि अब आप लोग तैयारी की बात करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं विधानसभा चुनाव अभी दूर है, अभी तो हम काम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ तैयारी में लग चुकी है अगले विधानसभा को, और इसलिए बार बार दावे इनकी जीत को लेकर भी कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे को कैसे देखेंगे? देखिए श्वेता जी, पहले आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं पंकज जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कम से कम स्वीकार तो किया कि कांग्रेस के शासन में शिक्षा का प्रसार प्रचार सब जाति धर्मों तक पहुंचा, सब वर्गों तक पहुंचा, निचले स्तर तक भी पहुंचा, जिससे उसका लाभ जो है उनको आगे आने वाले समय में बात नहीं सुन पाए। कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कांग्रेस के जमाने में तो विद्यालय नहीं थे। ये अटल जी की सरकार का भला मानिए जिसने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, वरना आप तो हमेशा केवल और केवल ये करते थे, आदमी को भूखा रखते थे, और भूखा रखने के बाद में एक सूखी रोटी देकर पंकज जी एक बार बात सुनते, पंकज जी एक बार बात सुनते के बारे में आप ही बोलिए। ठीक है ज्योति जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बोलेंगे तो ये पब्लिक का डोमेन है, इसके बाद ये झूठ चलेगा नहीं। आपने झूठ बोल अरे पंकज जी सुनिए भी तो सही, बीच में बोलने से कैसे होगा? ठीक है इसका झूठ नहीं चलेगा। सुनिए पंकज जी आपने भी बात रखी, सवाल का उनको जवाब देने दीजिए। अगर उस पर कुछ आपको ऑब्जेक्शन लगता है आप उस पर जवाब दीजिएगा, पहले सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, ज्योति जी बात पूरी कीजिए। पंकज जी आप, हाँ बिल्कुल
बिल्कुल। दूसरी बात, जेपी नड्डा जी राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू करती है, इलेक्शंस की तैयारियां शुरू करती हैं और इनके अध्यक्ष जी यहाँ आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान में। लेकिन राजस्थान को लाभ तब मिलेगा जब इन्हीं के प्रधानमंत्री जी की, देखिए राजस्थान एक बहुत चैलेंजिंग प्रदेश है, गर्मी का समय है, यहाँ पे पेयजल की भी दिक्कत होती है, सिंचाई की भी दिक्कत होती है। और खुद प्रधानमंत्री जी जयपुर में अमरूदों के बाग में हो चाहे अजमेर में हो, खुद कैनाल की घोषणा जो परियोजना जो है उसको लागू करने की बोल के गए। इनके 25 सांसद प्रधानमंत्री जी से तो कह नहीं सकते हैं, कम से कम जेपी नड्डा जी के माध्यम से ही राजस्थान की इस आवाज को वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा दे तो राजस्थान की जनता का कुछ भला हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो राजस्थान की जनता का केंद्र सरकार के माध्यम से कुछ भला हो पाएगा। अदरवाइज तो हमने देखा कि 25 के 25 सांसद केंद्र से चाहे कोई सी भी सहायता लाना हो, चाहे कोरोना के समय पे बात करनी हो, चाहे इस परियोजना की बात हो, चाहे हर वैक्सीनेशन को भी फ्री करवाने की जब बात आई थी तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान में सबसे पहले फ्री की थी। तो आप अच्छा लगेगा हमको कि ये अपना इस एजेंडे में केवल जनता के वोट भुनाने की बात जो ये अभी कर रहे थे उसको करने की जगह जनता को राहत। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जेपी नड्डा का दौरा है, पूर्वी राजस्थान का कुछ फायदा जनता को मिल जाए तो दौरा ये सार्थक होगा। चलिए योगेंद्र गुप्ता जी, तैयारियों की बात चुनाव को लेकर करते हैं, आम आदमी पार्टी भी बहुत दावे कर रही है कि राजस्थान में भी कदम रखेगी इन चुनाव के जरिए, लेकिन यहाँ जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका दौरा है, अहम है, खासतौर से पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश है, 16 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। आपको लग रहा है कि तैयारियों पर चुनाव के लिहाज से ही जुट गई है बीजेपी, बाकी पार्टियां तो बातें ही कर रही है फिलहाल? देखिए श्वेता जी, बीजेपी और कांग्रेस जो करती है उससे हम बिल्कुल अलग हैं। ये 70 साल से वही कर रहे हैं और आज भी यही करते हैं, मुझे लगता है अगले 70 साल तक यही करते रहेंगे। इनका काम है लोगों को बांटना, मीणा में बांट दो, गुजर में बांट दो, एससी में बांट दो, एसटी में बांट दो। ये जनता की बात नहीं करते, ये धर्म की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। ये नहीं समझते कि जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मीणा की भी वही है, वो गुजर की भी वही है, वो ब्राह्मण की भी वही है, वो वैश्य की भी वही है, वो मुस्लिम की भी वही है, वही सिख की भी है। तो ये करते नहीं है, इनका काम है इसको एक लॉलीपॉप देना, ये किससे खुश हो सकता है, दूसरे को दूसरा लॉलीपॉप देना, ये किससे खुश हो सकता है। तो इनके जो राजनीति है 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वो जनता समझ गई, तो कांग्रेस को उसने अपनी जगह बता दी है। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी को, तो दिल्ली के बाद पंजाब में इनको भी जगह बताई और धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले स्टेट्स में भी इनको जगह बता दी जाएगी, क्योंकि ये जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को, उस राजनीतिक चालों को जनता समझने लगी है। हम जो बात करते हैं वो ना मीणा से रिलेवेंट है, ना वो किसी गुजर से, वो जनता से रिलेवेंट है। अगर हम कहते हैं कि अच्छे स्कूल होने चाहिए और वहां पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए तो वहां सब पढ़ेंगे, वहां मीणा भी पढ़ेगा, गुजर भी पढ़ेगा, ब्राह्मण भी पढ़ेगा, दलित भी पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे। अगर हम कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहिए तो मीणा को भी मिलेगी, गुजर को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। हमारी राजनीति अलग है। श्वेता जी, हम इनकी राजनीति अलग है, हमारा ट्रैक अलग है, हम राजनीति नहीं करते, हम तो जनता की भलाई की नीति के काम करते हैं। तो इसलिए इनकी राजनीति इनको मुबारक, ये मीणा को साधे, गुजर को साधे, वो सधेंगे नहीं सधेंगे, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इनको मत साधिए। मैं कह रहा हूं एक लास्ट, इनको मत साधिए, वो काम जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाइए, शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, चिकित्सा दीजिए और सबको साधिए। ये बांटने का काम मत करिए, सबको साधने का काम करिए। ठीक है ऐश्वर्य, क्योंकि पूर्वी राजस्थान क्षेत्र है जो दौरा जेपी नड्डा का है, एक तो दौरा के चुनाव के लिहाज से अहम माना जाए, 16 विधानसभा में क्या फर्क पड़ेगा और क्या वाकई में मीणा बेल्ट से ये जो दौरा है जिसमें कई कार्यक्रम भी होंगे, बैलेट तक पहुंच पाएंगे विधानसभा चुनाव आगामी साल में जो होने वाले हैं? देखिए, एक बात तय है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता कई बार बोलते हैं कि जातिवाद से हम दूर हैं, धर्म से दूर हैं। ये सुनने में बड़ी कर्णप्रिय लगती है चीजें, लेकिन वास्तविकता में अगर आएंगे तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जानती है कि कौन सा वोट बैंक किस तरफ मूव हो रहा है, किसे ज्यादा साधने की जरूरत है और किस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहां पर पार्टी कमजोर पड़ी हुई है। क्योंकि जब चुनाव होते हैं और उसके रिजल्ट के बाद जब ये मंथन करते हैं तो वस्तु स्थिति सामने होती है। यहां पर 16 विधानसभा क्षेत्र फिलहाल जेपी नड्डा के लिए चुने गए हैं और उसमें भी इस समाज के प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया है। इस समाज के प्रबुद्ध जन यानी कि वो विधानसभा क्षेत्र, करौली देखिए, करौली जिले में जो सीटें हैं, टोडा भीम है, हिंडौन है, करौली है, सपोटरा है, ऐसे ही सवाई माधोपुर में है, ऐसे ही दौसा में है।
इन तमाम सीटों की स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी कहां है, भारतीय जनता पार्टी कौन सी जगह स्टैंड करती है। वर्तमान की स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर इन्हीं क्षेत्रों में है और उन क्षेत्रों को फोकस किया जा रहा है मीणा तबके के साथ। मीणा जो समाज है, इस बात में कोई संशय नहीं है, आज की डेट में पूरे देश भर में मीणा समाज की पहचान है। अलग अलग सरकारी पदों के लिहाज से देखा जाए तो, अपने लिहाज से देखा जाए या कृषक समाज के हिसाब से देखा जाए तो मीणा समाज एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि शिक्षा में एक बड़ी उन्नति की है इस समाज ने। तो शैक्षिक रूप से उन्नति भले ही हुई है, लेकिन ये समाज जो है पिछली बार बीजेपी के साथ नहीं जुटा था। बड़े मंथन का विषय है कि क्यों नहीं जुटा था। बीजेपी के साथ यदि जुट जाता तो बीजेपी की स्थिति अलग होती। तो ऐसे में पूर्वी राजस्थान के उस तमाम मीणा समाज को साधने की कवायद है। ऐसा नहीं है इन 16 ही विधानसभा क्षेत्रों में मीणा है। मीणा जो है वो आगे तक है, अलवर जिले में भी है, आगे भी है, धौलपुर में भी है, तमाम जगह है, लेकिन ये 16 सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि यहां से साध लिया गया, यहां के प्रबुद्ध लोगों को, मीणा समाज के ऐसे लोग जो कि भले ही बीजेपी के कार्यकर्ता हो ना हो, लेकिन उस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उस विचारधारा पर थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं, तो उन्हें समझाया जाए कि बीजेपी उनके लिए क्या कर सकती है। तो इस चीज को लेकर फोकस किया जाएगा। लेकिन श्वेता, अहम बात यह है कि मीणा समाज जो है उसमें अभी तक बीजेपी के बड़े नेता कौन है। बीजेपी भले ही संगठन की बात करती हो, लेकिन इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि मीणा समाज के पंकज जी मेरे साथ मौजूद है, वो भी बताएंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से पूर्वी राजस्थान की मीणा पॉलिटिक्स शुरू होती है और किरोड़ीलाल मीणा के बाद में बीजेपी की पॉलिटिक्स की मैं यहाँ बात करूंगा, उसके बाद में अन्य भी कई नेता है, लेकिन यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा की पॉलिटिक्स शुरू होती है, जो कि एक बड़े वोट बैंक को, मीणा समाज के बड़े वोट बैंक को भाजपा की तरफ लाने का मादा रखते हैं। लेकिन वो वोट बैंक को साध कर कैसे रखा जाए, तमाम लोगों को एकजुट कैसे रखा जाए, क्योंकि एससी एसटी वोट बैंक जो है वो फिलहाल कांग्रेस की तरफ माना जाता रहा था, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि एससी एसटी किस तरीके से पूर्वी राजस्थान पूरा मूव हुआ, इवन गुर्जर तक कांग्रेस की तरफ पिछली हार से ही कहीं ना कहीं ये सीख तो नहीं। पंकज जी, अगर ठीक है मान लेते कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं, लेकिन जेपी नड्डा का अहम दौरा है, कई कार्यक्रम है, लेकिन पूर्वी राजस्थान और ये 16 विधानसभा क्षेत्र जिस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इस क्षेत्र को ही क्यों चुना गया? अगर ये वजह नहीं है, जीत हार या फिर एक समाज को साधने की बात नहीं है तो? श्वेता जी, मेरे को लगता है कि इसको हमको थोड़ा सा वृहद परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की दो बड़ी खासियत है, यहाँ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति। इन दोनों चीज़ों को अगर हम क्लब करके सोचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सतत संगठन को मजबूत करने का काम करती रहती है और अलग अलग कहना जी पॉकेट, अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर अलग अलग योजना बनाती है, अलग अलग संगठन के लिए कोई कार्यक्रम देती है। तो मेरे को समझता है, मेरे लगता है कि ये इसके अलावा, इसके अतिरिक्त उसका और कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए। परंतु महत्वपूर्ण ये है, देखिए राजस्थान का, मैंने जैसे पहले वक्तव्य में कहा कि एसटी एससी समुदाय एक तो ग्रामीण क्षेत्र का, दूसरा भोला भाला होता है। तो आप ये मानिए कि जो ये कांग्रेस के जो शातिर राजनीतिज्ञ हैं, ये हमेशा किसी न किसी तरह इनको बरगलाने की कोशिश करते हैं। 2018 में भी वही हुआ जिसका शिकार हुए राजस्थान के एसटी एससी दोनों। परंतु एक साल के अंदर उन्होंने ये महसूस किया कि गहलोत के चक्कर में आ गए, अब नहीं आएंगे। ये सरकार आने के एक साल के अंदर उन्होंने महसूस किया और अब वही एसटी का समुदाय गहलोत सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि ज्योति जी को ये समझ में नहीं आएगी। ये इसी कमरों में बंद रह के बड़े शहरों में बैठ के राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको ना तो मीणा का दर्द समझ में आएगा, ना दलित का दर्द समझ में आएगा। ये केवल ये सोचते हैं कि कैसे बेवकूफ बनाया जाए इस भोले वाले समाज को। 70 साल से हम बेवकूफ बनाते हैं, अब ये हमारे दामन। लेकिन पंकज जी, अगर इस समाज की बात की जाए, पंकज जी ठीक है, आपने सवाल इन पर खड़े कर दिए। अब क्योंकि उसी समाज से आप भी हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, अगर ये सब आपके साथ वोट बैंक जाता तब ठीक था। आपने कहा कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने बरगराया, आपने कहा शातिर लोग हैं, बरगरा गए, क्योंकि सीधे साधे लोग हैं, उनकी बात में आ गए। देखिए, एक ही मैं श्वेता जी आपकी बात के ऊपर समर्थन करते हैं कि बड़े अच्छे से कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की देखिए विकास के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, बहुत सीधा सा फंडा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी न तो किसी गांधी परिवार के लिए काम करती है, न किसी परिवार के लिए काम करती है, केवल विकास और राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। ये जनता को समझ में आ रहा है और लेटेस्ट हमने देखा यूपी के अंदर किस तरह से हमको वोट स्विंग हुआ है हमारे साथ में। देखिए राजस्थान में भी ये होगा, आपको लगता है? जैसे आपने यूपी का एग्जांपल दिया, अभी क्योंकि 1.5 साल का वक्त है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि केंद्र में 12 एससी के मंत्री और 8 एसटी के मंत्री हैं। मैं ज्योति खंडेलवाल जी से यहाँ पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से ये कि आपने 55 साल तक लगातार राज किया,
आपने कितने एसटी एससी के नेताओं को प्रमोट किया? ये वही कांग्रेस है जिन्होंने सीताराम केसरी जैसे बड़े एससी नेता को तांगातौली करके कार्यालय से बाहर पटका था। ये आप दावा करते हैं अपने आपको एसटी एससी का हितैषी बताने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। एक एससी का नेता जो इनका खुद का पार्टी से आजीवन की पार्टी में उसको ऐसे इन्होंने बेइज्जती करके छोड़ी। मुरली मनोहर जोशी जी जो आपके सीनियर नेता है उनको आप संन्यास पर भेज देते हैं। अरे आप अपनी पार्टी में झांक करके देखिए पंकज जी, सीनियर नेताओं का अपमान करना आपके यहाँ पर है। ठीक है ज्योति जी, लेकिन हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और अभी पंकज जी ने एक बात कही कि बरगलाते हैं ये लोग, बरगला कर ही आप लोग वोट ले गए। इस क्षेत्र की बात करिए, इस 16 विधानसभा क्षेत्र की बात करिए जिस पर इंपैक्ट पड़ेगा उनके दौरे से। यहाँ के वोट बैंक जो था, वोटर्स थे वो कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस को यहाँ से बड़ी जीत मिली, बीजेपी को बड़ी हार मिली। वजह जो पंकज जी बोल रहे हैं कि बरगला लेते क्योंकि सीधे साधे लोग इसलिए कांग्रेस के झांसे में आ गए, इसका एक जवाब। देखिए श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगी ये बरगलाना बोलना और ऐसे बोलना शातिर है, वही लोकतंत्र का अपमान करना है। अरे भाई 2014 के पहले भी अगर हम पहले देखते हैं तो तब भी जनता ही चुनती थी। जनता को कांग्रेस पार्टी पर विश्वास था, लगातार कांग्रेस पार्टी ने काम किए, देश को खड़ा करने का काम किया, विश्व में सम्मान दिलाने का काम किया, जिसका लगातार लाभ जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला। इसमें क्या जनता चुन के भेजी थी? पंकज जी तो ऐसा कहते थे कि उनके दादा उनके परदादा ही शायद बरग लाते थे, बेवकूफ थे, समझते नहीं थे, लोकतंत्र को नहीं जानते थे। अरे भाई वो भी उतने ही समझदार थे जितने आप समझदार हो, और वो उसी अनुसार जो है वो लोग कांग्रेस पार्टी को लगातार वोट दे रहे थे। काम आपने किया, आपने राष्ट्रवाद की बातें आप अलग करते हो, लेकिन धर्म के नाम पर बांटने का काम आपने किया। कांग्रेस के पंचायत से लेकर राष्ट्र तक के नेता को राष्ट्रवाद नाम से चिड़ क्यों है? राष्ट्रवाद के नाम पे कोई पिक्चर आती है, राष्ट्रवाद के नाम पे कोई काम होता है, तो आप इतना भिड़कते क्यों? कांग्रेस में कोई आज तक समझ नहीं आई ज्योति जी। आपको केवल एक परिवार की गुलामी करने और एक परिवार की महिमा मंडन करने से फुर्सत मिले तो आपको राष्ट्र की चिंता लगे, परंतु आपके 36 कौम नाम ठीक है तो सही ज्योति जी, ठीक है। आप लोग एक दूसरे पर सवाल और आरोप भी लगाएंगे, हम मुद्दे पे बात करते हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, आपने भी कहा कि दोनों ही पार्टी एक जैसे, इतने सालों से कुछ किया नहीं, आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका ही अलग है। ठीक है, आप चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस जैसे दो मजबूत पार्टियां हैं और जनता ने दोनों का काम देखा है और इसलिए हर बार 5 साल में मौका जनता देती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि दिल्ली या पंजाब में जो बदलाव किया, आपको लगता है राजस्थान में वो आसान होगा आपके लिए? देखिए श्वेता जी, एक आपकी डिबेट की एक बहुत मजेदार बात है, ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेता एक दूसरे को गिरेबान में झांकने के लिए कह रहे हैं। मतलब दोनों के गिरेबान में बहुत कुछ भरा हुआ है, यानी दोनों एक दूसरे की पोल खोलते रहते हैं। अच्छी बात है क्योंकि दोनों के अंदर बहुत कुछ है। मेरा एक छोटा सवाल जरूर दोनों आपसे भी है और इनसे भी है जी। राजस्थान के अंदर एक बार तू एक बार मैं, 5 साल तू 5 साल मैं, जब ये 5 साल राज करते हैं तो कुव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सबका आरोप उस पर लगा देते हैं कि हमको कंगाल छोड़ गए, हमको ये छोड़ गए। जब वो आते हैं तो इन पर आरोप लगा देते हैं और ये दोनों मजे से शासन करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आप राजस्थान के गठन के बाद में दोनों ही पार्टी शासन कर रही है और इतने वर्षों के शासन के बाद अपने शासन की अच्छाइयों को बताने के बदले अगर आपको जातियों को साधने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो आप इनकी राजनीति का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, अब हमारी बात कर लीजिए, अभी दिल्ली की हम बात करते हैं। आप जो बात कहती हैं कि राजस्थान के अंदर ये दोनों पार्टियां, हम इनसे पार कैसे पाएंगे? तो भाई दोनों पार्टियां तो दिल्ली में भी है और हम 3 बार से सरकार बना रहे हैं। बीजेपी ने अपने तमाम जितने तरह के हथकंडे हैं वो सारे अपना लिए, नीचे से लेकर शीर्ष स्तर तक। लेकिन हर राज्य के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, अलग होते हैं। आप राजस्थान को कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों में योगेंद्र जी मेरी एक बात हमारी भी सुनिए। राजस्थान की स्थिति अलग है, दिल्ली की स्थिति अलग है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्वी राजस्थान में आप जाकर देखिए, पूर्वी राजस्थान में आप अंदाजा लगाइए, जो किरोड़ी लाल मीणा वापस भाजपा में आए थे उसके बाद स्थिति, बीजेपी ने सोचा था कि स्थिति कुछ और होगी, लेकिन 2 अप्रैल की घटना ने बीजेपी के वोट बैंक पर एक बड़ी सेंधमारी की। आप अंदाजा लगाइए, रमेश मीणा जीत कर आए, मुरारी लाल मीणा जीत कर आए, लखन जो है वो बाद में बसपा में जीते लेकिन बाद में शामिल हो गए, वो अलग बात है। उसके अलावा ओम प्रकाश उड़ला निर्दलीय जीते, बीजेपी से नहीं जीते। बीजेपी अगर उनको टिकट देती तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी। उसके अलावा दूसरी और सीटों को देखिए, टोडा भीम में देखिए आप पीआर मीणा कैसे जीते। ऐसे जिस तरीके से लगातार जीत मिलती रही है, उस जीत को देख
देखते हुए आप तय मान कर चलिए कि बीजेपी के लिए सोचने का विषय है। आखिरकार मीणा जो है, जिसको वो अपना मानकर चल रहे थे, वो कैसे दूसरी तरफ चला गया? क्या 2 अप्रैल की घटना? ऐश्वर्य, जेपी नड्डा का ये दौरा और उसके लिए पूर्वी राजस्थान को चुनना, इस क्षेत्र को चुनना, क्या एक यही वजह है जो आपने अभी उदाहरण भी दिया और जो स्थितियां पहले देखे और उससे भाग गई है बीजेपी? श्वेता, ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को लेकर एक और मुद्दा यहां पर कांग्रेस उठाने की तैयारी कर रही है इसी के साथ, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बड़ी भारी फायदा इसी क्षेत्र को मिलेगा। तो ये क्षेत्र जो है, इसको अगर फायदा मिलता है तो कांग्रेस इस मुद्दे को उसी वक्त उठा देगी। जहां तक कि जो बुद्धिजीवी तबके को बुलाने की कोशिश की जाएगी तो उसके दिमाग में इस तरीके की बात डालने की कोशिश की जाएगी जो कांग्रेस लगातार घेर रही है। लेकिन फिर से मैं यहीं पर आऊंगा कि आखिरकार मीणा वोट बैंक बीजेपी की तरफ कैसे आए, ये वाकई में बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि यहां पर बीजेपी ने कई चीज सोची थी। हरीश मीणा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, जिनको आपने सांसद बनाया, दौसा से सांसद बनाया, बड़ी उम्मीदें की थी, और वो एन वक्त पर कांग्रेस में चले गए और जीत के आ गए कांग्रेस से भी। भाई, बीजेपी के पास ऐसी कौन सी लीडरशिप पैदा करनी होगी जो कि मीणा समाज जो है वो एक साथ होकर बीजेपी के साथ जुड़े। क्योंकि वक्त पर एक आखिरी सवाल ऐश्वर्य, जेपी नड्डा का ये जो पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, दौरा है बेहद अहम है, सबसे खास क्या रहेगा इसमें? इस दौरे में सबसे खास यह रहेगा कि जेपी नड्डा है वो इस चीज को बखूबी बताएंगे, मीणा समाज के प्रबुद्ध वर्ग को बताएंगे कि पूरे देश भर के लिहाज से आदिवासी तबके को, जनजाति तबके को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है। इस बात में कोई संशय नहीं है। पंकज मीणा जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने बताया भी है कि केंद्र में जो इनके SC ST के जो मंत्री हैं उनकी संख्या का भी ये जिक्र करते हैं हमेशा। वो बताएंगे कि इस तबके के लिए क्या दिया है, क्योंकि बीजेपी जो है वो दूसरे लिहाज से सोचती है। बीजेपी ओवरऑल सोचती है कि देश भर के लिहाज से सोचती है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र जो है पूर्वी राजस्थान का एक अपना अलग अंदाज है और एक अलग है। तो दूसरी तरफ वागड़ क्षेत्र है, वो भी आदिवासियों का है। वो आदिवासियों का क्षेत्र जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों ही अनुसूचित जनजाति है, दोनों ही अलग है, दोनों के मिजाज अलग है और दोनों के विचार भी अलग नजर आते हैं। साथी की कोशिश वक्त वक्त पर उन्हें भी रहेगी और शुरुआत कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान से इस दौरे के दौरान कर रहे हैं जेपी नड्डा, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, मुद्दा बड़ा है, इस पे तो जितनी भी चर्चा की जाए कम पड़ेगा वक्त। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जेपी नड्डा आ रहे हैं, मंथन भी यहाँ पर होगा, लेकिन ये दौरा बेहद अहम है। पूर्वी राजस्थान 16 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। मीणा समाज को साधने की भी यहाँ कोशिश रहेगी, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि जब चुनाव हो उसमें हमें जीत हार जो भी पिछली बार मिली है उससे हम क्या सीख लेते हैं और कैसे अपने आप को और मजबूत करते हैं। पूर्वी राजस्थान को चुनने का फैसला कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करता है। देखना होगा कि उनके दौरे के बाद, दौरे के दौरान भी क्या फर्क नजर आएगा और आने वाले वक्त में कैसे फायदा इस दौरे को लेकर बीजेपी को मिलता है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।